चलिए, आज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर हम चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से अनुच्छेद 123 के आधार पर संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल अनुच्छेद 213 के आधार पर राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य सूची के विषयों पर भी हो सकता है अगर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हुआ है। राष्ट्रपति को एक प्राप्त अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर दी गई है, जो एक अनोखी शक्ति है। दुनिया के किसी भी देश के संविधान में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को दी गई अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ध्यान में रखिएगा, संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 और धन विधेयक जैसे मामलों पर प्राप्त नहीं है। केवल और केवल साधारण कानून पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है, अगर कुछ आवश्यक हो जाए, समाज में कुछ ऐसी समय के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिसमें तुरंत कानून बनाया जाना आवश्यक है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर संसद सत्र में न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के सत्र का मतलब है संसद की अवधि। संसद जब कानून बनाने के लिए बैठती है उस अवधि को सत्र कहा जाता है। भारत के संविधान में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए 3 संसद की सत्र आयोजित की जाती है एक साल में। एक सत्र होता है बजट सत्र, जो जनरली 1 फरवरी से आरंभ होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में चलता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो जून जुलाई के महीने में होता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर दिसंबर में होता है। भारत के संविधान ने या जो नियमावली बनी हुई है उसमें कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि जो सत्र होगा वो कितने दिनों का होगा। वो अपने हिसाब से जो कार्य मंत्रणा समिति होती है संसद की, उसे कानून मंत्रालय में शामिल होता है, जिसमें अपने हिसाब से डिसाइड करती है। अभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जब बैठक हुई तो केवल 3 दिन की हुई थी। कुछ समय पहले एक बैठक हुई थी, केवल 7 दिन की थी, उसकी आलोचना की गई थी संघ की जो बैठक हुई थी लोकसभा की। तो सत्र जब संसद का जब सत्र चले तब कानून का निर्माण होगा, लेकिन जब संसद की अवधि समाप्त हो जाए, या सरल भाषा में कह सकते हैं, मान लिया जाए कि 1 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में संसद की बैठक हुई। अब 15 मार्च से अगली बैठक जून में होने वाली, तो जो बीच की अवधि है उस बीच की अवधि में समय के अनुकूल कुछ इमरजेंसी हो गई और कोई कानून का बनाया जाना आवश्यक है। तो ऐसे कंडीशन पे संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो एक कानून का होगा। अर्थात अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जब कर देते हैं तब मान के चले कि जो कानून है वो जीवित होता है। जैसे ही संसद की बैठक होती है, संसद की बैठक में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को तुरंत संसद के दोनों पटलों पर रखा जाना पड़ता है। संसद उस पर विचार करती है, बहस करती है और बहस करने के बाद उसे अगर एग्री कर देती है तो कानून बन जाएगा। अगर संसद का कोई भी सदन या दोनों सदन उसे खारिज कर देते हैं तो अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा, इसके लिए 3 समय सीमा है। एक है 6 सप्ताह, एक है 6 माह और एक है अधिकतम संभावित समय सीमा 7.5 माह। अब ये 3 प्रकार का आंसर कैसे लेता है और क्यों होता है समझना है अपने को। देखिए क्या होता है, तो महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर कीजिए। संसद की दूसरी बैठक से 6 हफ्ता काउंट होता है। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा कि अध्यादेश जारी करने की समय अवधि कितनी है और ऑप्शन में अगर तीनों चीज दिया रहेगा तो शब्दों पे गौर कीजिए कि आरंभ में क्या उसने पूछा है। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो सीधा आंसर हमारा 6 हफ्ता होगा। संसद की दूसरी बैठक से 6 हफ्ते का डेट काउंट होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि संसद बैठी है
और एक हम मान लेते हैं कि 1 मार्च को 1 फरवरी को संसद बैठती है, तो 1 फरवरी से अगर 15 मार्च की अवधि है तब उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। अगर ऐसी स्थिति होती है कि उस पर निर्णय नहीं लिया गया, तो ऐसे कंडीशन पे जब अगली बैठक होगी तो उस अगली बैठक से 6 हफ्ते तक वो जीवित रहेगा। यानी सरल से सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि 6 हफ्ता एक आंसर हो जाएगा। अब चूंकि पहले ही हमने समझा कि संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, और ऐसी कोई विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें संसद की बैठक मान लिया जाए कि नहीं हो पाई। अभी जैसे कोरोना हुआ था तो देखा आपने, है ना, बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई। मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वर्चुअल बैठक नहीं हो पाई और एक बैठक हुई थी 1 जनवरी को, तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने के गैप को कवर करना है अपने को, तो जो नेक्स्ट बैठक होगी वो क्या होनी चाहिए, 30 जून तक हो जानी चाहिए, है ना। 1 जुलाई हम नहीं कर सकते बैठक को, तो जब अगर एक बैठक हुई 1 जनवरी को और अगली बैठक अगर 30 जून को हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो बीच का जो गैप है कितने का हो रहा है, 6 माह का। यानी ये अध्यादेश 6 माह जीवित हो चुका। अब एक बैठक 1 जनवरी को हुई, दूसरी बैठक हो रही है 30 जून को। ये जो 6 माह है यहाँ तो हो ही रहा है। इसके बाद नियम यही है कि दूसरी बैठक के 6 हफ्ते तक वो जीवित रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, 6 हफ्ता हम यहाँ और जोड़ देते हैं, तो ये 6 माह और 6 हफ्ता मतलब क्या हुआ, अधिकतम संभाव्य समय कितना हो गया, 7.5 माह। यूपी उत्तर प्रदेश के पीसीएस पे इस क्वेश्चन को पूछा गया और आंसर को उसने अधिकतम संभाव्य समय सीमा को 7.5 माह लिया भी है। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है, और सवाल उत्पन्न ये भी होता है कि संसद की दोनों बैठक अगर बैठे तब तो ठीक है, अगर संसद की दोनों बैठक में से कोई एक सदन बैठक आयोजित नहीं करता है तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन पे जब दूसरा सदन बैठता है तो दूसरे सदन के बैठक की तिथि से वो अवधि की गणना की जाती है। ठीक है, तो अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति होगी वो ध्यान रखिएगा, साधारण कानूनों पर हम अध्यादेश ला सकते हैं या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो अध्यादेश होता है, बहुत सारे आलोचक जो है अध्यादेश को लेकर के आलोचना करते हैं कि अध्यादेश और विधि इन दोनों में बहुत मतभेद होता है। क्या ये जो अध्यादेश है वो कानून का स्थान ले सकता है या विधि का स्थान ले सकता है, क्या उसका विकल्प है। तो उसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि कोई भी अगर कानून का निर्माण संसद में हो रहा है तो उस पर गहन विश्लेषण, उस पर हर गुण दोष की चर्चा होगी, बहुत लंबा समय गुजारने के बाद उस पर जो संसद सहमत होता है तब जाकर के वो अध्यादेश क्या होगा, वो कानून जो है बन पाएगा। अध्यादेश तुरंत में सरकार क्या करती है, पास कर देती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये अच्छा विकल्प नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 1969 में 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उसे अध्यादेश के आधार पर जारी किया था। इसके अगेंस्ट में आरसी कूपरवाद नाम का एक विवाद हुआ था 1970 में, 1970 जो बहुत प्रसिद्ध विवाद है। उस कूपरवाद विवाद में जारी किए गए अध्यादेश को चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश की व्याख्या में यह कहा था कि कोई अभी आवश्यकता नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी कि सरकार को इमरजेंसी में उस कानून को पास करना चाहिए था। सरकार ने अपने लाभ के लिए उस अध्यादेश को जारी किया, इसलिए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 खंड में संशोधन किया, और संशोधन करके 38वां संविधान संशोधन 1975 लाया, और इस 1975 के प्रावधान में अध्यादेश को चुनौती देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कोई भी सरकार अब अगर अध्यादेश जारी करेगी तो उस अध्यादेश को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे उनकी सरकार चली जाती है और मोरारजी भाई देसाई की सरकार आती है, यानी जनता दल की 5 दलों की सरकार आती है, तो उस समय फिर 44वां संविधान संशोधन लागू होता है, और उस 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस प्रावधान को फिर वापस खारिज कर दिया जाता है। यानी इसे सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया जा सकता है। यानी अगर सरकार असद्भावना के आधार पर अध्यादेश जारी करती है
तो सरकार के द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट जो है समाप्त भी कर सकती है, या सरल भाषा में कहें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उस अध्यादेश को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है।